गुड मॉर्निंग बच्चों। आज समाज शास्त्र के दूसरे चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की जनसंख्या नीति। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं जनसंख्या नीति है क्या चीज़। तो जनसंख्या संबंधी जो भी जनसंख्या से संबंधित जो भी वांछनीय लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो कार्य योजना बनाई जाती है उसको कहते हैं जनसंख्या नीति। क्यों ये कार्य योजना बनाई जाती है? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या की गतिशीलता होती है, यानी जनसंख्या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, साक्षरता कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जन्म दर कम है, ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, ज़्यादा है, ये इसको कहते हैं जनसंख्या की गतिशीलता। तो किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या की गतिशीलता होती है वो दो चीज़ों को प्रभावित करती है। पहली चीज़ है विकास की संभावनाओं को, दूसरी चीज़ है लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को। इसका मतलब क्या है? कैसे किसी भी राष्ट्र के लोगों की जो गतिशीलता है वो कैसे विकास को प्रभावित करेगी। मान लीजिए किसी राष्ट्र में जितने संसाधन हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जा रही है तो क्या कहा जाएगा? जनसंख्या वृद्धि हो गई। और किसी भी राष्ट्र में मृत्यु दर ज़्यादा हो रही, बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या परिणाम होगा कि वहाँ जो पैसा विकास में लगना चाहिए वो बीमारियों में, इलाज में, या कहीं भूखमरी हो रही तो उसको पहले भूख समाप्त करने के लिए लगाया जाएगा। तो जो पैसा विकास में लगना था वो अन्य क्षेत्रों में लगने लगेगा। इस वजह से किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या की गतिशीलता होती है वो विकास को प्रभावित करती है। दूसरी चीज़, यदि सीमित संसाधन है किसी राष्ट्र के पास और वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं तो पहले तो उन्हें भोजन दिया जाएगा, उसके तब बात आएगी उनके विकास की, उनके स्वास्थ्य की, उनके कल्याण की। कल्याणकारी योजनाएं तभी कोई राष्ट्र ज़्यादा अच्छी बना पाता है जब वो समृद्ध होता है, और समृद्ध कोई राष्ट्र तभी होगा जब वहाँ की जनसंख्या उसके संसाधनों के अनुरूप होगी, यानी उनमें संतुलन स्थापित होगा। इस वजह से ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की गतिशीलता विकास की संभावनाओं और लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। तो आइए हम दृष्टि डालते हैं कि भारत में जनसंख्या नीति कब से बनी और आज उसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले भारत में जनसंख्या नीति जो बनी थी 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1992 में सबसे पहले भारत सरकार ने जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी थी और उस समय इसका नाम उन्होंने दिया था जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे सरकार ने। वो उद्देश्य कई थे, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य हैं हमें जो समाजशास्त्र की दृष्टि से जानना है वो है जन्म दर पर नियंत्रण और दूसरा है लोगों को जागरूक करना। जन्म दर पर नियंत्रण क्यों आवश्यक था? क्योंकि उस समय हमारे भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यानी जन्म दर बहुत अधिक था। इस वजह से हमारे भारत की जो जनसंख्या समृद्धि दर थी वो बहुत अधिक थी, यानी हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। इस कारण से इस नीति का ये उद्देश्य रखा गया कि जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त करके ही राष्ट्र की संपत्ति को और संसाधनों को उसकी जनसंख्या के पालन पोषण के लिए संतुलित किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य रखा गया था कि लोगों को जागरूक किया जाए। किस चीज़ के लिए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों की जो पुरानी धारणाएं हैं उनको परिवर्तित किया जाए, छोटे परिवार के महत्व बताए जाए तथा उनके
के स्वास्थ्य संबंधी कारणों और प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और जनसंख्या कम होगी। जो 1992 से जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, वो चलता रहा 1975 और 76 तक। 1975 में इसके कुछ असफलताएं सामने आई। उस असफलता का कारण ये था कि उस समय इस नीति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा था। यानी किस नीति का? जनसंख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का दुरुपयोग इस ढंग से हो रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोगों को जबरदस्ती बंध्याकरण कर दिया जा रहा था। बंध्याकरण का अर्थ क्या है? लोगों को नसबंदी कर दी जा रही थी, यानी उनको एक ऑपरेशन करके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी जा रही थी। तो लोगों में भय व्याप्त हो गया और सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों में इतनी दहशत हो गई, तो परिणाम क्या हुआ कि सन 1977 का जो चुनाव हुआ उसमें वो सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, वो गिर गई। फिर 1977 में जब नई सरकार बनी तो उसने इस कार्यक्रम का नाम ही परिवर्तित कर दिया। उसका नाम रखा उन्होंने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए उन्होंने। सबसे पहला बदलाव किया कि जो जबरदस्ती बंध्याकरण करवाया जा रहा था उसको स्वैच्छिक कर दिया, यानी कोई दबाव नहीं था। और इसके बहुत से उद्देश्य और निर्धारित किए गए, जो कि जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित थे। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। इसका परिणाम हमें दिखाई दिया, जो कि इस सारणी से हम लोग समझते हैं। इसके परिणाम ये हुए कि 50 साल बाद जनसंख्या नीति का जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे विभिन्न वर्षों में, देखिए एक नज़र डालते हैं, इससे हमें इसका परिणाम समझ में आ जाएगा। 1951 से 2004 के बीच का हम लोग अंतर देखते हैं। 1951 में जो जन्म दर 40.8 थी, वो घट करके 2004 में 24.1 हो गई। मृत्यु दर जो 25 थी वो 7.5 हो गई। IMR का मतलब शिशु मृत्यु दर। जो शिशु मृत्यु दर यानी 1000 जीवित शिशुओं में मरने वालों की संख्या जो थी 146, वो मात्र 58 रह गई। जीवन प्रत्याशा यानी लोगों के जीवित रहने की जो आशा, एक औसत उम्र थी, वो जो 37 वर्ष मात्र थी, वो बढ़ करके 62 वर्ष हो गई। प्रजनन दर यानी लोगों में बच्चा पैदा करने की जो क्षमता थी, वो 6 से 3 हो गई। यानी कि ये हमारे जितने भी प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, भारत के लिए सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए, जो कि जनसंख्या नीति का प्रभाव था। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो भी जनसंख्या नीतियों का यदि क्रियान्वयन सही से किया जाए तो वो हमें लाभ ही देती हैं। परिणाम क्या होता है? जनसंख्या यदि कम हो गई, जन्म दर कम हो गई, मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई, शिशु मृत्यु दर भी कम हो गई, प्रजनन दर भी कम हो गई, तो जनसंख्या हमारी जो समृद्धि दर होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो जनसंख्या नीति बनी वो सन 2000 में बनी, जिसको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। आइए इन उद्देश्यों को हम लोग जानते हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए। इसका मतलब कि यदि कोई बच्चा 14 वर्ष का है तो उसको विद्यालयी शिक्षा यानी कि
इंटर तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए। कक्षा 8 तक की शिक्षा कम कर दी जाए। और क्या किया गया इसका लक्ष्य? स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, उसको कम करके 20% लाने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा इसका क्या लक्ष्य रखा गया? दूसरा लक्ष्य ये रखा गया कि शिशु मृत्यु दर आपने यहाँ पर देखा जो 58 थी 2004 में, वो ये लक्ष्य रखा गया कि ये 30 तक लाना है, यानी 1000 में से केवल 30 शिशुओं की मृत्यु हो। उसके बाद सर्वव्यापी टीकाकरण की योजना रखी गई, यानी कि ऐसे रोगों का जो टीकाकरण से सही हो सकते हैं उनका 100% टीकाकरण किया जाए और सब लोगों में किया जाए। दूसरा उद्देश्य रखा गया कि बालिकाओं का विवाह देर से किया जाए, कम से कम 18 वर्ष या 20 वर्ष भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, जन्म दर भी कम होगी और मातृत्व मृत्यु दर भी कम होगी। उसके बाद कहा गया कि जो प्रसव होंगे यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो 80% संस्थागत स्थानों में पैदा हों, यानी किसी न किसी अस्पताल में हों, और 100% यानी 100% प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा प्रसव कराया जाए। इसका अगला उद्देश्य था कि जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का पूर्ण रूप से पंजीकरण हो, और इसका उद्देश्य था कि कुल प्रजनन दर जो थी वो प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 पर ले आई जाए। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य था कि एड्स और संचारी रोग जो एक दूसरे के छूने और संपर्क में आने से फैलते हैं, ऐसे रोगों को कम से कम करने का प्रयास किया जाए, इन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाए। ये थे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य लक्ष्य, जिन्हें कि अभी तक काफ़ी मात्रा में अचीव कर लिया गया है और कुछ अभी अचीव करने बाकी हैं। इसी जनसंख्या नीति के दीर्घकालिक उद्देश्य भी रखे गए। ये कहा गया था कि सन 2045 तक हमारे भारत की जनसंख्या स्थिर अवस्था में आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, आज